उत्साह संपन्नमदीर्घसूत्रम क्रिया विधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतोः। कहते हैं कि उत्साही, काम करने में देर न लगाने वाले, कार्य प्रणाली की समझ रखने वाले, दुर्व्यसनों में न फंसने वाले, शूरवीर, कृतज्ञ तथा दृढ़ता के साथ मित्रता निभाने वाले के पास लक्ष्मी या कहें कि समृद्धि स्वयं ही वास करने आती है। जी हाँ, इन्हीं गुणों के निधान परमवीर महान कूटनीतिज्ञ छत्रपति शिवाजी महाराज का है आज जन्म जयंती दिवस। और हम आज विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा इस संस्कृत श्लोकांश को हृदयंगम करते हुए वीरता के स्वारस्य को समझते हुए आरंभ करते हैं आज के प्रभात का सुप्रभातम इस कार्यक्रम के साथ। तो स्वीकारें सादर सत्कार के साथ हमारा नमस्कार। सुप्रभातम के आज के अंक को लेकर मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। धैर्य ढाल जब होता है, बुद्धि होती जब तलवार, वहीं खड़ा होता है ऐतिहासिक सच्चा वीर अपार। कुल मिलाकर वीरता वही नहीं है जो समय के बीतने का इंतजार किया करे, वस्तुतः वीरता वह भी है जो समय का रुख ही मोड़ दे। निश्चय ही वीरता समय की पहचान के साथ अपने अनुसार समय के स्वरूप को बदलने का हर संभव प्रयत्न भी है। पर यह बात अलग है कि हम यदि व्यक्तिनिष्ठ न होकर समयनिष्ठ हो जाएं तो निश्चय ही वीरता के मर्म को और भी अधिक समझ सकेंगे। इसलिए समय या काल के स्वरूप की दिव्यता को सरलतापूर्वक सामयिक इकाइयों के साथ समझने हेतु हम सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग, जिसे हम पंचांग के नाम से जानते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। आज का पंचांग इसके माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। एतदेव परम शौर्यम यत् पर प्राण रक्षणम नहि प्राणहरः शूरः शूरः प्राणप्रदोर्थिनाम। अर्थात संकट में पड़े हुए अन्य व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा करना ही वास्तविक शूरवीरता का उदाहरण है। निश्चय ही दूसरों के प्राणों को हरने वाला व्यक्ति शूर नहीं हो सकता। वस्तुतः सच्चा शूर तो वह व्यक्ति ही है जो क्षमा मांगने वाले दोषी व्यक्तियों को जीवन भी दान स्वरूप दे देता है। वस्तुतः तात्पर्य यह है कि वीरता क्षमा की शक्ति के साथ और शोभित हो उठती है। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म जयंती दिवस के विशेष अवसर पर दो विपरीत स्थितियों में होने के बाद भी एक जैसे भाव के साथ डटकर खड़ा रहना, कुल मिलाकर इसे संपूर्णता के साथ समझना ही वीरता को आत्मसात करना है। आज के सुभाषित में क्या है विशेष, आइए अब यह जान लेते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ। गोपाइतारम दातारम धर्म नित्यमतंद्रितम अकामद्वेष संयुक्त मनुरज्यन्ति मानवाः। लोग उसी जनप्रतिनिधि से स्नेह करते हैं जो उनकी सुरक्षा को अपना कर्तव्य मानता है, लोक कल्याण में तत्पर रहता है, धर्मनिष्ठ, न्याय प्रिय एवं सदैव सजग रहता है तथा कामना और द्वेष जैसी आसक्तियों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से राज्य का संचालन करता है। People feel affection for that leader who considers their safety his duty, works actively for public welfare, remains devoted to righteousness and justice, stays alert at all times, and governs impartially, rising above desires and hatred. इस विशेष सुभाषित की प्रस्तुति के बाद अब क्रम है सुप्रभातम में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। भारत में नृत्य की उत्पत्ति को दैवीय माना गया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हमारे समाज में नृत्य और संगीत को बहुत विशेष स्थान प्राप्त रहा है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में अनेक शास्त्रीय नृत्य शैलियां विकसित हुई हैं, जिनमें मणिपुरी नृत्य का भी विशिष्ट स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य मणिपुर में विकसित यह नृत्य शैली अत्यंत कोमल, भावपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभूति से ओतप्रोत है।
मणिपुरी नृत्य केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक धार्मिक कला भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों और भक्ति भावना की अभिव्यक्ति को विशेष रूप से प्रकट करना है। आइए इस विशेष रिपोर्ट में हम मणिपुरी नृत्य कला की उत्पत्ति, विशेषताओं और सांस्कृतिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। भारत अपनी प्रदर्शन कला, हस्तशिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शित समृद्ध विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इन कला शैलियों में से नृत्य की प्राचीन कला से भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अंक में हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण व मनोरम राज्य मणिपुर में विकसित मणिपुरी नृत्य शैली के विषय में। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसके उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। ये नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। अत्यंत आकर्षक वेशभूषा में मंद मंद गति व पदाघातों से कोमलता व सुकुमारता का प्रदर्शन इस नृत्य में किया जाता है। इसका विकास पारंपरिक लाई हारोबा शैली से है। इसमें रास के विविध स्वरूपों का दर्शन होता है, जिनमें बसंत रास, महारास, नित्य रास, कुंजरास, गोपरास, दिवारास आदि प्रकार हैं। इस नृत्य की अपनी अप्रतिम सौंदर्य, मधुरता, कोमलता व आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं। मणिपुर में प्रायः प्रत्येक गांव में कृष्ण मंदिर है, जहां नित्य प्रति लाई हारोबा रास, भांगी परेंग आदि नृत्यों का आयोजन होता है। इस नृत्य के दौरान पैरों में घुंघरू नहीं बांधे जाते तथा पद संचालन एक विशेष व अलग तरीके से होता है। मणिपुरी नृत्य में चाली, तेलना, स्वरमाला, चतुरंग, कीर्ति पद अर्थात प्रबंध आदि विविध चरणों में नृत्य किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति में संगीत नृत्य में पुंग यानी मृदंग के समान अवनद्य वाद्य, मंजीरा, बांसुरी, तार वाद्य, पेना आदि की संगति होती है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास आदि के पद के साथ ही मैथिली, ब्रजभाषा और विशेष रूप से संस्कृत के पदों का भी इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नृत्य की वेशभूषा अति विशिष्ट व आकर्षक होती है। खूबसूरत जरी की कढ़ाई युक्त फूला फूला लहंगा, ऊपर सिल्क का जैकेट, सिर पर पारदर्शी ओढ़नी व आभूषण, मेहंदी, चंदन आदि से श्रृंगार किया जाता है। पुरुष रेशमी पीताम्बरी धोती, ऊपर अचकन, सिर पर मोर मुकुट धारण कर कृष्ण जैसी सुंदर वेशभूषा व आभूषण धारण करते हैं। मणिपुरी एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष एक साथ नाचते हैं। इसके वाद्य यंत्र में खोल यानी एक तरह का नगाड़ा, मंजीरा और बांसुरी मुख्य हैं। गौड़ीय वैष्णव धर्म, उसकी वजह से एक धार्मिक भावना और कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति कि आज गुरु लोग भी पूरा जीवन नृत्य संगीत के पीछे दे देते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम जितना भी कला के द्वारा भक्ति करें कृष्ण, तो कृष्ण जल्दी पाएंगे कृष्ण को। रास और अन्य लीलाओं के अलावा व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक चरण को संकीर्तन प्रस्तुतिकरण के साथ मनाया जाता है। बच्चे के जन्म, उपनयन, विवाह और श्राद्ध, इन सभी अवसरों के लिए मणिपुर में नृत्य और गायन किया जाता है। और जीवन के प्रत्येक चरण की विकास यात्रा में प्रयोग होने वाले मणिपुरी नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पोषित किया जाता है। और सुप्रभातम में अभी हो गया है एक समय एक अल्प विराम लेने का। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्दी ही लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम। पुलिस नहीं है। और हम बुगा
मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। सुप्रभातम में आप सभी का पुनरपि स्वागत है। और अब सुप्रभातम में स्वास्थ्य से जुड़ी प्रस्तुति का है समय। स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण के साथ दिखाने का प्रयास हम किया करते हैं। जी हाँ, कीजिए जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव, जिससे संभव होगा रोगों से बचाव। आज पुनः सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर कीजिए ध्यान केंद्रित, हमारे विशेष प्रभाग योग 360 के साथ। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपको भी बार बार खांसी आती है, जाने का नाम नहीं ले रही, मीटिंग में, क्लास में या रात को सोते समय परेशान करती है? तो चलिए करते हैं क्लियर थ्रोट मोड ऑन। खांसी एक आम समस्या है जो श्वसन मार्ग में जलन या संक्रमण के कारण होती है। खांसी एक प्रकार की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। ये सांस के साथ अंदर गई धूल या अन्य कणों को बाहर निकालने में सहायता करती है। खांसी गले और छाती से बलगम को भी बाहर निकाल देती है। खांसी के जरिए शरीर फेफड़ों और श्वसन नलिकाओं को साफ करता है। खांसी के मुख्य कारण सर्दी, जुकाम, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, धूल, प्रदूषण, ठंडी हवा या मौसमी बदलाव के कारण हो सकते हैं। खांसी सूखी या बलगम वाली हो सकती है। अगर खांसी लंबी चले तो ये क्रॉनिक कफ बन जाती है। खांसी हो तो उसे दूर करने के लिए आप कर सकते हैं आसन, आहार और औषधि का उपयोग। कई बार खांसी सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं बल्कि गले की सेंसिटिविटी या ओवर रिएक्शन से भी होती है। यदि ऐसे में गले को शांत रहने का सिग्नल दिया जाए तो खांसी की तीव्रता कम हो जाती है। तो ये सिग्नल कैसे मिलेगा? इन आसनों से। आज हम 3 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमें कफ में सहायक होंगे। पहले प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, दोनों ही फोर्सफुली होगा और थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। और रिलैक्स करेंगे। दूसरे प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदन। हम अपने राइट हैंड का यूज करेंगे, प्रणव मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट हैंड को अपने थाई पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, दोनों नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे, अपने राइट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ेंगे, पुनः लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से ही सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से सांस ली और लेफ्ट से सांस छोड़ी और रिलैक्स करेंगे। तीसरे प्राणायाम का नाम है उज्जयी। इसमें लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए अपनी गर्दन की मांसपेशियों को थोड़ा टाइट करेंगे
और आवाज आएगी उससे। ये थे 3 प्राणायाम जो हमें कफ में सहायक होंगे। अब खांसी आए तो घबराना कैसा, सिर्फ आहार बदलिए तो गला हो जाएगा ठीक पहले जैसा। ये खांसी सर्दी ये बहुत कॉमन हो जाता है, जैसे ही सीजन बदलती है काफ़ी लोगों को इसकी शिकायत हो जाती है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी ही कम है। बहुत ज़रूरी है अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, और उसके लिए अदरक पेट में जाना ही चाहिए, मुलेठी उससे गला और वो सूद ही रहता है। सौंफ खाने के बाद ले ही लेना कि जिससे वो ऊपर की तरफ बहाव सही रहे। ये तो खाने पीने की बात हुई, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी देना। शरीर जब सर ठंडा हो जाता है तो साइनसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और खांसी सर्दी बढ़ जाती है, और इसीलिए गरम रहना, स्टीम इन्हेलेशन, गरम गुनगुने पानी से जल नीति, ये सब तो योग बताता ही है। और ध्यान दें कि थोड़ा एक्टिव रहें, थोड़ा कूदना, थोड़ा भागना। जब ये करता है ना इंसान तो नाक और वो साफ ही रहती है और गला भी ठीक रहता है। सांस लंबा लेना, छोड़ना, ब्रीदिंग करना, ये सब करना ज़रूरी है। एक्टिव रहो और सांस पर ध्यान दो तो फिर खांसी सर्दी सब ठीक हो जाती। गर्म रहो, गर्म पानी की थैली का भी उपयोग करो। बार बार खांसी से आवाज हुई स्लो तो लीजिए ये औषधियाँ और खांसी को कहिए जस्ट गो। तो जब भी किसी को खांसी हो, लगातार खांसी, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी और दवाओं से कई बार ठीक नहीं होती, तो ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण नुस्खा है कि गुड़ 2 चम्मच और लौंग 4 पीस लेना है और उनको गरम तवे में डाल देना है। लेकिन जब आप गुड़ लेते हैं तो ये जरूर ध्यान रखना है कि गुड़ असली देसी, और देसी गुड़ थोड़ा सा काला होता है, कत्थई होता है। इसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तवे से तो उसकी 4 गोली बनाइए। उन गोलियों को सुबह शाम चूस लेना है। सुबह शाम 3-4 दिन चूस लेंगे तो आपका गला भी ठीक होगा, खांसी भी ठीक होगी, और तरह तरह की समस्याएं जो गले से संबंधित, सांस से संबंधित, रेस्पिरेटरी से संबंधित होती रहती हैं, अगर वैसे भी आप लेते रहें, आपका गला खराब ना हो तो भी 1 गोली रात में ले लें, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमेशा सही रहेगा। 3 सप्ताह से अधिक रहने वाली खांसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है। यदि आपको खांसी है तो उसे दूर करने के उपाय करें, और यदि राहत न मिले तो विशेषज्ञ से परामर्श लें। तो आज आपने जाना भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठकर 10-15 बार श्वास प्रश्वास करना लाभकारी है। सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास, उज्जयी प्राणायाम खांसी में लाभकारी है। अदरक का सेवन गले के लिए उपयोगी है। मुलेठी और सौंफ का नियमित सेवन करें। ठंडी हवा से बचें और भाप लें। हल्का गर्म पानी पीना उपयोगी है। गुड़ और लौंग को हल्का गर्म करके गोलियां बना लें। इसकी 1 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लें। ठंडे पानी और ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करें। समस्या दूर न हो तो विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। गले को मिलेगा आराम, इरिटेशन होगी कंट्रोल। अगर आपने किए ये सभी उपाय तो खांसी हो जाएगी गोल। खांसी को कीजिए गोल, आवाज को फिर से कीजिए रोल। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। योग और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रस्तुति के बाद अब समय है संस्कृत पाठशाला का। आज की कक्षा में जानिए व्यावहारिक वाक्यों का संस्कृत में हम किस तरीके से अभ्यास करते हैं। इसके लिए तैयार हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी।
नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ। दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान आसीत्, कुत्र गतवान आसीत्। भोजन करके ही जाना। भोजनम कृत्वा एव गच्छतु, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं 5मे तले अस्ति, अस्माकं गृहं 5मे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक प्रेरक वृत्त की प्रस्तुति का। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत आलू और इसके उत्पादों के निर्यात मूल्य में 20 अरब रुपए से अधिक के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के शोधार्थियों ने एक नई उपलब्धि हासिल कर देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने का अच्छा कार्य किया है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के शोधार्थियों ने आलू की 17 नई किस्में तैयार की हैं, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। आलू की इन किस्मों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद मुफीद हैं। खास बात यह है कि इन आलूओं की पैदावार में कम पानी का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में ये आलू व्यक्ति के शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं।
पिछले 5 सालों में इस संस्थान ने 17 किस्में विकसित की हैं। तो इन 17 में से 2 किस्में हमारी ऐसी थी जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं, एक कुफरी मानिक और एक कुफरी नीलकंठ। ये जो है दोनों वैरायटीज़ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, जिससे ये जो है स्वास्थ्यवर्धक अधिक है। की डेट में क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है, मौसम बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है हमें ऐसी आलू की किस्में चाहिए जिसमें थोड़ी सी गर्मी के प्रति प्रतिरोधकता भी हो और जो थोड़ा कम पानी में भी अपनी उपज दे पाए। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के लिए भी कई वैरायटीज़ निकाली गई हैं। उसमें खासकर मैं हिमाचल का जिक्र करूँगा कि एक कुफरी करण नामक वैरायटी निकाली गई है। इसमें कई सारे ऐसे विषाणु हैं, उसके प्रति भी प्रतिरोधकता है और साथ के साथ जो सबसे जो है खतरनाक बीमारी यहाँ आती है पिछेता झुलसा, उसके प्रति भी बड़ी अच्छी प्रतिरोधकता है। बीते 5 सालों में संस्थान ने अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र से समन्वय स्थापित कर इस उपलब्धि को हासिल किया है। ये वायरस मुक्त बीज हैं, जो आलू के उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि से तैयार होते हैं। गौरतलब है कि अब तक इस संस्थान ने लगभग 70 से अधिक किस्में विकसित की हैं, जिनमें कुफरी, हिमालयनी, कुफरी गिरधारी और कुफरी करण जैसी झुलसा रोग प्रतिरोधी आलू की किस्में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती होती है, जिससे लगभग 2 लाख टन का उत्पादन होता है। ये राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन गुणवत्ता में अच्छा और बेजोड़ होने के कारण ये किसानों को अच्छी आय दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विद्या, वीरता, कार्यकुशलता, बल एवं धैर्य, ये 5 मनुष्य के सहज मित्र कहे गए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य इन पर ही निर्भर रहा करते हैं। तो हम सभी बुद्धिमान बने, अपने अपने कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर कुछ विशेष करते रहें। इसी संदेश के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमोस्तु सर्वेभ्यः। महीने का आखिरी